नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर नजर डालेंगे जहां भारत की आज़ादी की लड़ाई और दुनिया भर में चल रहे दूसरे विश्व युद्ध की घटनाएं एक साथ आकर खड़ी हो गईं। बात हो रही है 1942 के क्रिप्स मिशन की। बिल्कुल, ये एक बेहद नाजुक बहुत ही क्रिटिकल दौर था। एक तरफ यूरोप और एशिया में युद्ध भीषण रूप ले चुका था और दूसरी तरफ भारत में स्वतंत्रता की मांग अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक ठोस राजनीतिक एजेंडा बन चुकी थी। हमारी आज की चर्चा का आधार है क्रिप्स मिशन और भारत की स्वतंत्रता की ओर शीर्षक वाला एक विस्तृत लेख। ये लेख हमें सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा ही नहीं देता, बल्कि उस समय के जो जटिल अंतर्राष्ट्रीय समीकरण थे और भारतीय नेताओं की सोच, उसकी गहराइयों में भी ले जाता है। और इसकी शुरुआत होती है युद्ध के मैदान से, खास तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया में जापान की जो हैरान कर देने वाली सैन्य सफलताएं थी। मलाया, सिंगापुर, बर्मा, एक के बाद एक ब्रिटिश गढ़ ढह रहे थे। इससे न सिर्फ ब्रिटेन की प्रतिष्ठा को धक्का लगा, बल्कि भारत की पूर्वी सीमा पर भी आप कह सकती हैं सीधा खतरा मंडाने लगा था। हाँ, और इसी बढ़ते जापानी खतरे ने ब्रिटेन के मित्र राष्ट्रों, खासकर अमेरिका और चीन, इनकी चिंता बढ़ा दी थी। लेख बताता है कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीनी नेता चांग काई शेक, ये लोग लगातार ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाल रहे थे। जी। उनका तर्क था कि भाई युद्ध जीतने के लिए भारत का सक्रिय और स्वैच्छिक सहयोग जरूरी है। हाँ। और ये तभी मिलेगा जब भारतीयों को लगे कि उनकी अपनी स्वतंत्रता दांव पर है और युद्ध के बाद उन्हें आज़ादी मिलेगी। बिल्कुल। और ये दबाव सिर्फ कोई नैतिक अपील नहीं थी, इसके पीछे ठोस रणनीतिक सोच थी। अमेरिका को प्रशांत महासागर में जापान के खिलाफ एक मजबूत सहयोगी चाहिए था और चीन तो खुद जापान से लड़ रहा था। स्थिति के कारण इस लड़ाई में एक अहम कड़ी बन सकता था। लेकिन सवाल ये था कि भारतीयों को मनाया कैसे जाए। ब्रिटेन को उनकी वफादारी एक तरह से खरीदनी नहीं थी, बल्कि जीतनी थी। हाँ, जीतनी थी। तो इसी पृष्ठभूमि में मार्च 1942 में ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के एक वरिष्ठ सदस्य सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर भारत आते हैं। क्रिप्स की छवि कुछ हद तक भारत समर्थक मानी जाती थी और उन्हें शायद उम्मीद थी कि वो भारतीय नेताओं को मना लेंगे। हाँ, एक उम्मीद तो थी। तो आज हम इन्हीं प्रस्तावों की बारीकियों, उनके पीछे छिपी ब्रिटिश सोच और भारतीय नेतृत्व, खासकर कांग्रेस और महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इस ऐतिहासिक मिशन की विभिन्न परतों को खोलते हैं। तो मार्च 1942, दिल्ली। सर स्टैफर्ड क्रिप्स यहाँ हैं। माहौल, जैसा आपने कहा, गर्म है। विश्व युद्ध अपने चरम पर, जापानी सेना भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है और भारत के अंदर आज़ादी का आंदोलन उफान पर है। क्रिप्स क्या लेकर आए थे? लेख के अनुसार उनके प्रस्तावों का पहला और सबसे अहम बिंदु था, युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। जी, यहाँ डोमिनियन स्टेटस को समझना जरूरी है। जैसा कि लेख स्पष्ट करता है, इसका मतलब था कि भारत आंतरिक मामलों में पूरी तरह से स्वशासित होगा, अपने कानून बना सकेगा, अपना शासन चला सकेगा। वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य रहेगा, यानी उन देशों का समूह जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, और उसे किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं माना जाएगा। लेकिन तकनीकी रूप से जो राज्य का प्रमुख होता है वो अभी भी ब्रिटिश सम्राट ही होता। अच्छा, ये कुछ कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसा दर्जा था उस समय। सुनने में तो ये एक बड़ा कदम लग सकता है, लेकिन यहीं पर एक पेच था, है ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तय कर चुकी थी। हाँ, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज यानी ब्रिटेन से पूरी तरह आजादी, जिसमें ब्रिटिश सम्राट की कोई भूमिका ना हो। तो सवाल उठता है कि 13 साल बाद 1942 में डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव कितना प्रासंगिक था? बिल्कुल सही सवाल। ये प्रस्ताव शायद 1920 या 30 के दशक में ज्यादा आकर्षक लगता, लेकिन 1942 तक भारतीय राष्ट्रवाद काफी आगे बढ़ चुका था। कांग्रेस के लिए ये एक तरह से पीछे हटने जैसा था। लेख इस बात पे जोर देता है कि कांग्रेस नेतृत्व के लिए ये प्रस्ताव उनकी आकांक्षाओं से बहुत कम था, खासकर जब वे पूरी आजादी की उम्मीद कर रहे थे। ठीक है, दूसरे प्रस्ताव पर आते हैं। हाँ। भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार मिलेगा। हाँ। इसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा या परिषद बनाई जाएगी, जिसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाएंगे और कुछ सदस्य रियासतों द्वारा नामित होंगे।
ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहलू था। पहली बार ब्रिटिश सरकार इतने स्पष्ट रूप से भारतीयों द्वारा अपना संविधान बनाने के अधिकार को स्वीकार कर रही थी। ये सिद्धांत रूप में एक बड़ी जीत थी। लेकिन इसकी प्रक्रिया और शर्तों में फिर से कुछ विवादास्पद बातें छिपी थीं। और यहीं पर तीसरा और शायद सबसे विस्फोटक बिंदु आता है। प्रस्ताव में कहा गया कि ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत अगर नए संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहता तो उसे यह अधिकार होगा कि वो भारतीय संघ में शामिल न हो। हाँ, ऐसे प्रांत अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रख सकते थे या चाहें तो बाद में अलग संघ बना सकते थे, जिसे डोमिनियन स्टेटस जैसा ही दर्जा मिलता। ये बिंदु बेहद गंभीर था। इसने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी, आप कह सकती हैं। हाँ। उस समय मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को जोर शोर से उठा रही थी। बिल्कुल। इस प्रस्ताव में कई लोगों को, खासकर कांग्रेस को, देश के विभाजन का सिद्धांत नजर आया। उन्हें लगा कि ये प्रावधान परोक्ष रूप से लीग की मांग को वैधता दे रहा है और भारत की एकता को कमजोर कर रहा है। लेख बताता है कि कांग्रेस के लिए ये बिंदु लगभग अस्वीकार्य था, क्योंकि उनका मूल लक्ष्य तो एक अखंड स्वतंत्र भारत था। ये वाकई चिंताजनक था। मतलब एक हाथ से संविधान बनाने का अधिकार दो और दूसरे हाथ से देश के टुकड़े होने का रास्ता भी खोल दो। हाँ, कुछ ऐसा ही। अब चौथे बिंदु पर आते हैं, जो युद्ध के दौरान की व्यवस्था से संबंधित था। प्रस्ताव था कि तत्काल एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जिसमें प्रमुख भारतीय दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हाँ, ये मांग तो लंबे समय से चली आ रही थी कि भाई भारतीयों को शासन में तत्काल भागीदारी मिले। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी शर्त थी, रक्षा मंत्रालय और विदेश मामले वाइसराय के पास ही रहेंगे। वाइसराय यानी भारत में ब्रिटिश सम्राट का सर्वोच्च प्रतिनिधि। ओह। बाकी विभाग भारतीयों को सौंपे जा सकते थे। ये तो अजीब बात हुई। मतलब दुनिया भर में युद्ध चल रहा है, भारत पर हमले का खतरा है, और ऐसे समय में रक्षा जैसा सबसे महत्वपूर्ण विभाग भारतीयों के हाथ में नहीं होगा। लेख इस पर क्या कहता है? लेख इसे एक मुख्य बाधा के रूप में ही उजागर करता है। कांग्रेस और अन्य नेताओं का तर्क था कि अगर वे युद्ध में पूरे दिल से सहयोग करें तो युद्ध संचालन से जुड़े प्रमुख फैसले लेने का अधिकार भी उनके पास होना चाहिए। सही बात है। रक्षा विभाग के बिना अंतरिम सरकार महज एक सलाहकार निकाय बनकर रह जाती, जिसके पास असली शक्ति नहीं होती। ये सवाल उठना लाजमी था कि क्या ये वास्तव में सत्ता का हस्तांतरण था या सिर्फ जिम्मेदारी का। क्या ब्रिटेन चाहता था कि भारतीय युद्ध का बोझ उठाएं लेकिन कमान अपने हाथ में रखे? हाँ, इससे तो मंशा पर शक होना स्वाभाविक था। बिल्कुल। इससे ब्रिटिश मंशा पर गहरा संदेह पैदा हुआ। तो कुल मिलाकर ये थे क्रिप्स प्रस्ताव, युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा, लेकिन प्रांतों को अलग होने के विकल्प और युद्ध के दौरान सीमित अधिकारों वाली अंतरिम सरकार के साथ। अब जरा इन प्रस्तावों पर भारतीय प्रतिक्रिया को देखते हैं, खासकर महात्मा गांधी की। उनका वो मशहूर कथन है, ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। जी हाँ, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, यानी एक ऐसा दिवालिया होते बैंक का चेक जो भविष्य की तारीख का है। गांधी जी की ये संक्षिप्त टिप्पणी क्रिप्स मिशन के प्रति भारतीय नेतृत्व की जो निराशा थी, जो अविश्वास था, उसका सार प्रस्तुत करती है। लेख इसके कई पहलुओं को खोलता है। पोस्ट डेटेड यानी भविष्य की तारीख का चेक, क्योंकि सारे मुख्य वादे जैसे डोमिनियन स्टेटस, संविधान सभा, ये सब युद्ध खत्म होने के बाद पूरे होने थे। लेकिन युद्ध कब खत्म होगा, कौन जीतेगा, क्या ब्रिटेन वादा पूरा करने की स्थिति में होगा भी, ये सब अनिश्चित था। और क्रैशिंग बैंक यानी दिवालिया होता बैंक, इसका क्या अर्थ था? क्या वो ब्रिटिश साम्राज्य की हालत पे टिप्पणी थी? हाँ, क्रैशिंग बैंक संभवतः ब्रिटिश साम्राज्य की उस समय की डामाडोल स्थिति की ओर ही इशारा था। युद्ध ने ब्रिटेन की आर्थिक और सैन्य शक्ति को भारी नुकसान पहुंचाया था। गांधी जी शायद कह रहे थे कि जो साम्राज्य खुद इतना कमजोर हो चुका है, उसके भविष्य के वादों पर कैसे यकीन किया जाए। अच्छा। इसके अलावा ये टिप्पणी प्रस्तावों की अपर्याप्तता को भी दर्शाती थी। डोमिनियन स्टेटस अब स्वीकार्य नहीं था और तत्काल वास्तविक शक्ति हस्तांतरण का कोई प्रावधान नहीं था। और जैसा हमने पहले चर्चा की, प्रांतों को अलग होने का विकल्प देना गांधी जी जैसे एकता के पैरोकार के लिए तो ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हो सकता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें ये पूरा प्रस्ताव ही खोखला और अविश्वसनीय लगा होगा। लेख में ये भी बताया गया है कि कांग्रेस की तरफ से क्रिप्स के साथ बातचीत करने के लिए आधिकारिक तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू
और मौलाना अबुल कलाम आजाद को नियुक्त किया गया था। इन नेताओं की क्या भूमिका रही इस बातचीत में? ये दोनों उस समय कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में से थे। मौलाना आजाद तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और वे विभाजन के सख्त खिलाफ थे। हाँ, नेहरू, जिनकी विदेश नीति पर गहरी पकड़ थी, पूर्ण स्वराज के प्रबल समर्थक थे और डोमिनियन स्टेटस को अपर्याप्त मानते थे। लेख के अनुसार इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि डोमिनियन स्टेटस अब स्वीकार्य नहीं है। प्रांतों को अलग होने का विकल्प भारत की एकता के लिए घातक है और रक्षा विभाग के बिना अंतरिम सरकार अर्थहीन है। उन्होंने तत्काल वास्तविक सत्ता हस्तांतरण की मांग की। क्या लेख में मुस्लिम लीग या अन्य दलों की प्रतिक्रिया का भी जिक्र है? क्या वो लोग खुश थे प्रांतों वाले विकल्प से? हाँ, लेख संक्षेप में बताता है कि मुस्लिम लीग ने भी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उनके कारण अलग थे। उन्हें खुशी तो थी कि प्रांतों को अलग होने का विकल्प दिया गया था, जिससे पाकिस्तान की उनकी मांग को बल मिलता दिख रहा था एक तरह से। हाँ, उन्हें लगा होगा कि दरवाजा खुल रहा है। जी, लेकिन वे इस बात से नाखुश थे कि पाकिस्तान के निर्माण का कोई स्पष्ट आश्वासन या प्रक्रिया नहीं बताई गई थी। उन्हें डर था कि अगर वे अंतरिम सरकार में शामिल होते हैं तो शायद हिंदू बहुल कांग्रेस हावी हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह अन्य समूह जैसे हिंदू महासभा, दलित नेता और रियासतें भी अपनी अपनी चिंताओं के कारण प्रस्तावों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। संक्षेप में कहें तो क्रिप्स किसी भी प्रमुख भारतीय समूह का पूर्ण समर्थन हासिल करने में विफल रहे। तो ये तो स्पष्ट है कि बातचीत विफल हो गई, लेकिन विफलता के मुख्य कारण क्या थे, अगर हम उन्हें संक्षेप में देखें? मतलब मेन पॉइंट्स क्या थे जहां बात अटक गई? देखिए, मुख्य गतिरोध के बिंदु वही थे जिनकी हमने चर्चा की। पहला, कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग बनाम ब्रिटेन का डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव, वो मेल नहीं खा रहा था। दूसरा, प्रांतों को अलग होने का विकल्प, जिसे कांग्रेस ने विभाजनकारी माना और मुस्लिम लीग ने अपर्याप्त, दोनों के लिए ही ठीक नहीं था। हाँ। तीसरा, अंतरिम सरकार में रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग ना मिलना, जिससे वास्तविक सत्ता हस्तांतरण पर संदेह हुआ। और चौथा, शायद सबसे महत्वपूर्ण, आपसी विश्वास की भारी कमी। भारतीय नेताओं को लग रहा था कि ब्रिटेन केवल युद्ध जीतने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहता है और आज़ादी देने का उसका कोई वास्तविक इरादा नहीं है। और उधर ब्रिटिश शायद समझ नहीं पाए कि भारतीय मांगे कितनी गंभीर हैं, या शायद चर्चिल जैसे नेता तैयार नहीं थे सत्ता छोड़ने को। हाँ, दोनों बातें हो सकती हैं। ब्रिटिश पक्ष शायद भारतीय नेताओं की एकजुटता और उनकी मांगों की गंभीरता को पूरी तरह समझ नहीं पाया, या जैसा आपने कहा, चर्चिल जैसे नेता सत्ता छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। तो अगर हम पूरी स्थिति का सार निकालें तो क्रिप्स मिशन, द्वितीय विश्व युद्ध के दबाव, मित्र राष्ट्रों के आग्रह और भारत में बढ़ते असंतोष के बीच ब्रिटेन द्वारा एक तरह से संतुलन साधने की कोशिश थी। बिल्कुल, वे भारत का सहयोग भी चाहते थे और सत्ता पर अपनी पकड़ भी बनाए रखना चाहते थे। बिल्कुल सही। इसमें कुछ प्रगतिशील तत्व थे, जैसे संविधान सभा के सिद्धांत को मानना, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी शर्तें और सीमाएं ऐसी थीं कि वे भारतीय आकांक्षाओं से मेल नहीं खाती थीं। ये उस खाई को दिखाता है जो उस समय तक ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बीच बन चुकी थी। बहुत बड़ी खाई थी वो। तो मिशन तो असफल हो गया, क्रिप्स खाली हाथ लौट गए, लेकिन क्या इसका कोई दीर्घकालिक महत्व था, या ये इतिहास की किताबों का बस एक और फेलियर वाला अध्याय बनकर रह गया? नहीं, इसकी विफलता के बावजूद इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। जैसा कि लेख निष्कर्ष निकालता है, भले ही प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए गए, क्रिप्स मिशन ने अनजाने में ही सही भारत की स्वतंत्रता की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण चीजें तय कर दी। वो कैसे? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, असफल होकर भी महत्व। ये सब मुद्दे अब सार्वजनिक बहस के केंद्र में आ गए। इसने भविष्य की सभी वार्ताओं के लिए एक तरह से एजेंडा सेट कर दिया। अच्छा, एक बेसलाइन बन गई। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद जो भी बातचीत हुई, चाहे वो अवेवल योजना हो या कैबिनेट मिशन, वो इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमी। ये मुद्दे बार बार सामने आए, यानी इसने बातचीत के लिए एक आधार रेखा तैयार कर दी। हाँ, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि क्रिप्स मिशन की विफलता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम जनता को ये स्पष्ट संदेश दिया कि अब ब्रिटेन आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेगा और केवल दबाव की राजनीति ही काम आएगी। लेख इशारा करता है कि इसी निराशा और गुस्से ने कुछ महीने बाद अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। ओहो, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन तो इसके तुरंत बाद ही हुआ। जी, गांधी जी का करो या मरो का नारा इसी हताशा का परिणाम था कि अब बातचीत से बात नहीं बनेगी, अब कुछ बड़ा करना होगा।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। यानी मिशन की विफलता ने स्वतंत्रता संग्राम को और तीव्र कर दिया, उसे एक नई दिशा दी। निश्चित रूप से इसने ये भी स्पष्ट कर दिया कि डोमिनियन स्टेटस अब कोई विकल्प नहीं है, पूर्ण स्वराज ही एकमात्र लक्ष्य है। साथ ही प्रांतों को अलग होने का विकल्प देकर भले ही अनजाने में इसने विभाजन की बहस को और हवा दे दी, जिसके दुखद परिणाम हमने 1947 में देखे। तो क्रिप्स मिशन एक असफल प्रयास जरूर था, लेकिन इसने भारतीय इतिहास की धारा को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। हाँ, यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने भविष्य की राजनीति की दिशा तय की। तो क्रिप्स मिशन की कहानी सिर्फ विफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें उस दौर की जटिलताओं, अंतर्राष्ट्रीय दबावों, विभिन्न भारतीय दलों की आकांक्षाओं और स्वतंत्रता संग्राम के बदलते तेवरों को समझने में मदद करती है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्रिप्स मिशन की विफलता और उसके प्रस्तावों की प्रकृति, विशेष रूप से प्रांतों को अलग होने का विकल्प देने वाला प्रावधान, क्या इसने अनजाने में ही भारत के विभाजन की नींव को और मजबूत कर दिया, या फिर इसकी विफलता से उपजी हताशा ने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म देकर स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रक्रिया को तेज कर दिया? इतिहास के इस अगर मगर पर विचार करना हमें उस दौर को और बेहतर समझने में मदद कर सकता है।